In part two of this engaging conversation with Dr. Ajit Pathak, President of the Public Relations Society of India and a passionate RTI activist, he shares his insights with Sharad Gupta, editor of Indian Masterminds. Dr. Pathak dives into the evolving role of public relations in fostering nationalism, the future of RTI in strengthening transparency, and actionable ways to prevent its misuse. A must watch for those curious about the intersection of PR, governance, and nation building. To watch the part one of this conversation, do follow the link in the description and let's begin. तो डॉक्टर साहब वापस स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में एंड इट्स इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वी आर हैविंग ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन and black and white is basically about print, but public relations and advertising is all about colors. So how do you see the difference from again as your journalistic background to PR and then to your corporate profile? देखिए, मैं जब क्लास लेता हूँ तो शुरू में जो मास कम्युनिकेशन के लिए बच्चे आते हैं तो एक पानी के गिलास से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, जिसमें आधा जो भरा हुआ गिलास है, परसेप्शन है, आप उसे आधा भरा हुआ कह सकते हैं, आधा खाली कह सकते हैं। तो मेरी समझ में हम उस आधे गिलास से इन तीनों सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो आधा भरा हुआ है वो पब्लिक रिलेशंस है, जो एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी कंपनी को डिफेंड करता है कि यस वी हैव दिस हाफ फिल्ड। जो पत्रकार है वो उसे हाफ एम्प्टी बताता है, क्योंकि उनकी जो सोच है ये खाली क्यों है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये खाली क्यों हुआ, ये भरा हुआ होता तो क्या होता। वो जो एंग्जाइटीज है पत्रकार की, एक खोजी जो जिसे बोलते हैं सोच, वो उसे पत्रकार बनाती है। और जो तीसरी विधा है, ये आधा गिलास उस पूरी बोतल पानी से बेहतर पानी है, ये कहता है एडवर्टाइजिंग। तो ये तीनों उसमें शामिल हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। आज की तारीख में मैं इन तीनों की एनालिसिस यही मानता हूं। जो सोच है आपका, जब आप एक से दूसरे में जाते हैं तो अपने आप को ढालना होता है कि आधा गिलास वाला काम कर रहे हैं, वो आगे पूरा गिलास वाला काम कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक, आपने आरटीआई से रिलेटेड काफी काम किया है। आपने बल्कि एक किताब भी लिखी है जो मेरे पास है अभी जी, वो आरटीआई को लेके। तो मैं चाहता था कि ये आरटीआई से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? मैंने जैसे आपको कहा कि पब्लिक रिलेशन सोसाइटी का मेरा 20 साल का कार्यकाल इसी बात के लिए रहा कि कौन से मुद्दे हैं देश के जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया तो मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और मुझे लगा कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी इसे जन जन तक पहुंचा सकती है। क्योंकि ये अवधारणा जब आई तो सरकार के पास कोई तंत्र नहीं था, कोई पब्लिसिटी का विंग नहीं था, ना पीआईबी शायद इसमें डायरेक्टली शामिल थी कि पब्लिक को बताएं राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो बड़ा स्लो प्रोसेस था। तो उस वक्त में वजाहत हबीबुल्ला साहब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। मैं उनके पास गया, उनको मैंने बताया पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के बारे में कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो वो बहुत खुश हुए और हमने कई प्रोग्राम शुरू में किए। सबसे पहले अपने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी की नेशनल काउंसिल के लिए प्रोग्राम किया कि आरटीआई क्या है और ये क्या मायने रखता है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। उसके बाद हमने एनजीओज के लिए प्रोग्राम किए, मीडिया के लिए प्रोग्राम किए। और हुआ यूँ, हालांकि मैं इंडियन ऑयल के लिए काम करता था, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मेरी सर्विसेज मांगी एज मीडिया एडवाइज़र टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और मैं हबीबुल्ला जी के साथ में रेडियो पर, दूरदर्शन पर, एनजीओज के प्रेस क्लब में लोगों को हम ये जानकारी देते रहे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है और ये किस प्रकार जीवन बदलने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इससे पहले आप एक छोटी सी जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों में
एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह भटकते रहेंगे, आपको जानकारी मिलेगी नहीं। लेकिन अब 10 रुपए की एक आरटीआई ऐप लगाएं और आपको जानकारी घर बैठे मिलेगी। डॉक्टर साहब 10-20 साल हो गए हैं आरटीआई एक्ट पास हुए, जी। और इस 20 सालों में आरटीआई को लेकर कितना बदलाव आया है लोगों के जनमानस में, एक, और दूसरा, क्या एक्ट पहले से स्ट्रांग हुआ है या कमजोर हुआ है, क्यों? देखिए, एक ही व्यक्ति जो आरटीआई का जवाब देना जिसको है, और अगर वो खुद इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उसके एटीट्यूड में आप देखेंगे बहुत फर्क है। जब मैं ऑफिस में सीट पे बैठा हूँ और मुझसे कोई आरटीआई की इंफॉर्मेशन मांगता है, कई चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, कई नहीं बताना चाहता हूँ, कई इंफॉर्मेशन मेरे पास तैयार नहीं है जिनके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो मेरा एक स्वाभाविक इंक्लिनेशन होगा कि ये क्या आरटीआई आ गई है, तो मैं उसका उस वक्त विरोध करूंगा कि आरटीआई फालतू की चीज़ आ गई। लेकिन एज ए सिटीजन, जब मुझे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो बरसों से मुझे नहीं मिल रही, और 10 रुपये डाल के जब मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ और मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरटीआई से ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये आप मानसिकता से इसको जोड़ के देख सकते हैं। दूसरा, स्वभाव मनुष्य का ये होता है कि अपनी चीज़ें दूसरे को बताना नहीं चाहता। शायद कानून बनाने वालों ने भी आरटीआई बना दी और बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमने ये क्या बना दिया जो हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने कहा, वन नेशन वन एजेंडा वन वॉइस, तो सारी पार्टियां किसी मुद्दे पे एक नहीं होती, बट इस मुद्दे पे कि हम राजनीतिक खर्च में किसने कितना हमें चंदा दिया, पार्टी की जांच के हिसाब से हम फिगर बताएं, उस मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं कि आरटीआई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं आए। जी जी, माना ये जाता है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंसी आई है वहाँ वहाँ गवर्नेंस बेटर हुई है। पहले राशन के कार्ड के से लेकर और ड्राइविंग लाइसेंस तक, पासपोर्ट के लिए महीनों लगते थे, अब सब अक्रॉस द काउंटर है, क्योंकि उसमें सारा डिजिटल हो गया है। तो नहीं लगता कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना ज़्यादा लोगों को सुविधा होगी और गवर्नेंस बेटर होगी। तो ऐसे में ये आरटीआई को जो धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, हर चीज़ों को इससे बाहर कर दें, इन चीज़ों को बाहर कर दें, हर चीज़ों को बाहर कर दें, तो पहले के मुकाबले कुछ नहीं। ये देखिए, ये तो अमृत मंथन जैसा है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें रोकी जाएंगी, लेकिन अच्छी बहुत हुई हैं। आज आप देखेंगे कि कोई भी इकोनॉमिक प्रोसेस है कॉरपोरेट का, टेंडर निकालना है, कोटेशन मांगनी है, जो एलिजिबिलिटी है उनकी है कि किन किन को इसमें रेट देने के लिए अधिकारी हैं, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे आती हैं। मैंने हबीबुल्ला साहब से भी एक कार्यक्रम में यही सवाल किया था कि आरटीआई आए, ट्रांसपेरेंसी हो, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? तो उन्होंने एक ही चीज़ की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर डालें। अगर आप वेबसाइट पे, आपको मेरे बारे में शंका है कि मैं काली कमीज पहन के क्यों आया, इससे पहले कि आप पूछें, मैं बता दूं आज मैं शनिवार है इसलिए मैं काली कमीज पहन के आया, तो आपको पहले से ही मैं समाधान दे रहा हूं, आपके दिमाग में शंका का कोई स्थान नहीं छोड़ रहा। ये आवश्यक है कॉरपोरेट्स आगे बढ़ के अपनी सारी चीज़ें प्रोएक्टिवली वेबसाइट पे डालें, जो प्रोसेस हो वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि किसी को भी उसमें गुंजाइश नहीं रहे कि ये रास्ता क्यों लिया, आपने वो रास्ता भी लिया तो आप वहाँ डालें कि ये कारण है। हम शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करेंगे वो बेसिस डालें, किन को शॉर्टलिस्ट किया वो डालें, किन को रिजेक्ट किया क्यों किया उसके कारण डालें, तो कहाँ शंका है? मुझे नहीं लगता उसके बाद ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो समाज की अपनी अनिवार्यताएं हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन जहां से हम चले थे उससे हम काफ़ी आगे आए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से एक फर्क पड़ने वाला है और जो व्यवस्थाएं हैं देश की उन पे असर पड़ेगा। आपकी आरटीआई के साथ जो इतनी लंबी जर्नी रही है, सीआईसी के साथ भी, तो कोई ऐसा वाकया हो जब आपको लगा, जो अभी तक आपके जहन में ताज़ा है कि साहब ये ऐसी घटना हुई और इससे ये बदलाव हुआ या ये बदलाव नहीं हो पाया,
कुछ ऐसा रहा हो? बदलाव तो मैं क्या बताऊं आपको, एक शुरू के टाइम में डीडीए में जब आरटीआई शुरू थी, तो डीडीए में एक शख्स था जो जिसने 800 आरटीआई लगाई थी, एक ही शख्स ने। तो उसने एक सोच दी पूरे सिस्टम को, इंक्लूडिंग सीआईसी को, कि जो जो एक पॉजिटिव सोच के साथ में आरटीआई आप बनाते हो, उसका दुरुपयोग कोई करता है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से सिर्फ 10 रुपए में आपको हैरेस कर सकता हूँ। आपको ऐसे सवाल पूछूंगा जो मुश्किल होंगे, आपके लिए आसान नहीं होंगे। वो चीज़ें जो आपने अब तक नहीं बताई वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ थी जो उस वक्त में महसूस की गई कि इस पे कोई चेक होने की ज़रूरत है। आप आरटीआई क्यों मांग रहे हो, उसका कारण बताओ। वो कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस फिर इवॉल्व हुआ। जो डिसीजंस हुए, जैसे ब्रिटिश कानून है, उसमें आप देखेंगे जो डिसीजन होते हैं कोर्ट के, वो धीरे धीरे एक सेट करते हैं पैटर्न को जो लॉ का है। इसी तरह आरटीआई में जो डिसीजंस आ रहे हैं, धीरे धीरे वो शेप दे रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि लोकतंत्र को बढ़ाने में आरटीआई का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो आप आरटीआई से इतना लंबा आपका या सीआईसी के साथ जो आपका एसोसिएशन रहा, उसके अलावा आपका पब्लिक रिलेशंस में तो लगभग पूरी जीवन ही आपका लगा है। तो पीआरएसआई जो आपने इतने इतने लंबे समय से शुरू किया, और इंडियन ऑयल में भी काम किया, प्राइवेट में भी काम किया, तो दोनों में आपको, कॉर्पोरेट में और पब्लिक सेक्टर में, दोनों में क्या फ़र्क लगता है? पब्लिक सेक्टर में जो सिस्टम्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर में चीज़ें हाइड नहीं की जा सकती। प्राइवेट सेक्टर में वो एक ट्रेडिशन होता है। आपने तो मीडिया में देखा है कि कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि उनकी न्यूज़ छपे ही छपे। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि उनकी गलत न्यूज़ ना जाए, और उसके लिए सब प्रकार के वो प्रयास करते हैं। जबकि पीएसयू की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक डिग्निटी होती है कि हमें यहाँ तक जाना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कोविड के दरमियान मोस्टली कॉरपोरेट्स ने अपने पब्लिक रिलेशंस को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा है, क्योंकि वो समय था जब इनको कम्युनिकेट करना था अपने स्टेक होल्डर से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने एजीएम करने के लिए मीडिया से। उन सब में नई विधाओं के साथ में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से जनसंपर्क ने अपनी सार्थकता स्थापित की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट्स ने उस बात को महसूस किया है, और पब्लिक रिलेशंस का रिकॉग्निशन जो है वो बढ़ा है। हम जब विकसित राष्ट्रों की ओर देखते हैं, पब्लिक रिलेशंस का जो हेड होता है कॉरपोरेट का, वो बोर्ड का मेंबर होता है। लेकिन हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे आज। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जो पब्लिक रिलेशंस का हेड है आज, उसे बोर्ड की मीटिंग में बैठा बुलाया जाए, जाता है, इनवाइट किया ये जाता है। निश्चित हो रहा है, ताकि वो उसी रिदम में काम कर पाए, अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस बना पाए जिस रिदम में उन कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक रिलेशंस के लिए कि टॉप मैनेजमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे, ये जाने कि पब्लिक रिलेशंस बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और ख़ास करके जब ये लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहा है, तो भारत को सही रूप से, सही परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए, इसके लिए जनसंपर्क बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके लिए कृत संकल्प है। हमसे जो होगा देश के गौरव के लिए, जनसंपर्क के सम्मान के लिए हम करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत पहले मैंने एक कहीं पढ़ा था कि एक कोई बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे या थी, और उनका किसी गलत परिप्रेक्ष्य में नाम आया, तो उन्होंने अपने पीआर पर्सन से कहा कि भाई ये मेरे बारे में गलत खबर आ रही है, तो इसको रुकवाओ। तो पीआर के आदमी ने कहा नहीं, छपने दीजिए, 2 दिन बाद बात करेंगे।
उनका 2 दिन बाद बात करेंगे, 2 दिन तक तो मेरा नाम खराब हो जाएगा ना। तो देखिए 2 दिन तक तो आपका नाम खराब होगा, फिर उसका 4 दिन हम उसको छपवा के ठीक कराएंगे, आप 6 दिन खबरों में रहेंगे ना। तो पीआर का काम खबरों में रहना होता है या चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना होता है? पर्सपेक्टिव में ऑब्वियसली एज ए ट्रू पब्लिक रिलेशंस पर्सन कुछ भी गलत आपके बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना जाए। या आपने जो सवाल किया उससे जुड़ा हुआ मैं, क्योंकि जो नए नए दौर में सोशल मीडिया बहुत उभर के आया है और बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है तो ट्रेडिशनल मीडिया के अलावा, तो अक्सर बात ये होती है कि जो नेगेटिविटी के फुटप्रिंट्स हैं, यानी आपके बारे में कुछ गलत छपा तो आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो मेरा सुझाव उस सिचुएशन में यह होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टोरीज हैं उसको बहुत क्रिएटिवली, पॉजिटिवली बनाएं, ऐसी बनाएं कि लोग उससे जुड़ें और उसको एक्सेप्ट करें, और उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो कि अगर आप 90 पॉजिटिव स्टोरी डालें तो जो 10 नेगेटिव आएगी वो पीछे चली जाएगी और उस सर्च में आपकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी। तो हम सबको उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव स्टोरीज बनाएं, पॉजिटिव स्टोरीज बनाएं, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। उसमें कोई झूठ के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि पीआर इंडस्ट्री में एक कहावत भी है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, इजंट दैट? ये आप किसी शायराना अंदाज में बोल सकते हैं, बट वो कहते हैं ना उसी के बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मैं उसमें बिलीव नहीं करता, बदनाम ही नहीं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पीआरएसआई? कि इसके बाद आगे आप क्या आपके प्लान्स है, क्या करना चाहिए? हम जो देश का प्लान है वही पब्लिक रिलेशन सोसाइटी का प्लान है। 2047 की तरफ पूरा देश देख रहा है। हम भारत की कंपनियां, भारत का जनसंपर्क अपनी ओर से वो सारे प्रयास करें जिससे भारत देश के जो सपने हैं वो पूरे हो सकें, और जनसंपर्क के माध्यम से देश की छवि को, देश की गरिमा को, हमारे जो मूल्य रहे हैं उनको हम आगे लेके जाएं। क्योंकि कई लोग आज के इस दौर में उन गौरवमयी संप्रेरणाओं को भूल गए हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है। अगर हम उस गौरव को आने वाली चुनौतियों के साथ जोड़ें, जो हमारी सामर्थ्य है, जो युवा शक्ति है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें देश के लिए, उसको सही दिशा देने में अपना काम करें। मैं आपको जो आर्मी का बता रहा था, हमने युवाओं के लिए उसी दौर में ये भी कार्यक्रम आयोजित किए कि आपको आर्मी में जाना है तो आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, आपको किस प्रकार से सिलेक्शन होना है और वहाँ क्या कैरियर आपका है। तो सर्वांगीण रूप से, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे यूथ डेवलपमेंट हो, उन सभी जगह में जहाँ देश आपकी सर्विसेज चाहता है, आप तैयार रहें, तत्पर रहें, कर्मठ रहें। यही मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक, इंडियन मास्टरमाइंड से बात करने के लिए, और आपको आपके सभी फ्यूचर एंडेवर्स के लिए हमारी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार।